नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आपको स्कूल में ये जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, और दूसरे में हमारे विषय दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो कक्षा 8वीं जो है हमारी बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो सभी इन्हीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं, आज शुरू करते हैं यहाँ से विज्ञान से। ठीक है, तो आज हम इसकी विज्ञान को देखेंगे। देखिए इसे, पाठ 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज हम इस पाठ को समझने वाले हैं। एक बात और बता दूं आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि हमें जो हमारे सभी विषय हैं, सभी विषयों की सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको क्लिक कर लीजिए। यदि ऐसा रेड से दिख रहा है तो इसको आप क्लिक करके सबसे पहले जुड़ें। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखने लगता है और आप हमसे जुड़ जाते हैं। और यहाँ बाजू में बेल आइकन नोटिफिकेशन की एक घंटी रहती है, तो इसको भी आप क्लिक कर लें तो आपको सभी जो है जानकारियाँ और सूचना यहाँ से मिलती रहेगी। और आपको प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, तो यहाँ आप लाइक भी कर दें। और ये रहता है यहाँ पे, देखिए ये डिस्क्रिप्शन रहता है, इसमें सभी वीडियो की लिंकें दी गई हैं, तो आप इसको भी क्लिक करें। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये खुल जाता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर देखो ये लिखा है संपूर्ण विषय। ये यहाँ पर जैसे ही आप जो है इसको देखते हैं, यहाँ पे संपूर्ण विषय ये लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको देखिए क्लिक किया, तो ये क्लिक करने पर ये देखिए ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट खुल जाती है इसकी, और 8वीं कक्षा 8वीं के सभी विषयों की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना इसको करके रखना है। चलिए देखिए आगे। कभी कभी डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से मोर भी लिखा रहता है, तो आपको इस मोर को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल देना है, जिससे कि वहाँ से आप लिंक पर जा सकें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ मोर पर जाइएगा, ये भी डिस्क्रिप्शन ही है। ठीक है, चलो देखते हैं पाठ 1। यहाँ दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और प्रश्न क्रमांक 1, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिख करके दो दो उदाहरण दीजिए। तो जो है फसल का वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है। जैसे ही हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं तो उस आधार पर हमारी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। फसल को वर्गीकरण 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले होती है रबी की फसल, इसमें हमारी रबी में चना, सरसों और भी यहाँ पे फसलें आती हैं। खरीफ फसल में धान, मक्का ये विशेष होती हैं, और बाकी और भी फसलें होती हैं। इसी प्रकार से जायद में देखें तो गर्मी की जो फसल उसमें खीरा, तरबूज, ये हमारे इस प्रकार से 3 वर्गों में मौसम का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2 दिया है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? जो फसलों में खरपतवार होते हैं वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किस प्रकार से पहुंचाते हैं? देखिए, खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा होता है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उड़ करके तेजी से बढ़ता है, और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबा करके ऊपर उनकी जो ऊपर बढ़ने की क्षमता रहती है उसको घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये होते हैं खरपतवार। ठीक है ना, तो इनसे ये फसलों को नुकसान होता है कि हमारी फसलें बढ़ नहीं पाती हैं। प्रश्न देखिए, लिखा है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा गया है? तो ये मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए हैं और सूक्ष्म जीव हैं, तो देखिए केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और मृत जीवों से ह्यूमस बना करके मिट्टी में मिल जाते हैं। ह्यूमस जो होती है पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, और पोली मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें श्वसन करती हैं। इसलिए केंचुए और सूक्ष्म जीव किसान के मित्र हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि सीड्रिल यंत्र द्वारा बुवाई करने से क्या लाभ हैं? जो सीड्रिल होती है उससे यदि बुवाई होती है तो उसके क्या फायदे होते हैं? तो बीज की बुवाई में समय की बचत होती है। सबसे पहली बात वह बुवाई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है, और प्रत्येक लाइन में जो उसके बीच की दूरी होती है वह निश्चित होती है, और इसमें जो लाइन बनती है बिल्कुल क्रम से एक समान बनती है, जिससे हमारे जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 दिया है कि खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो यदि हम फसलों में खाद देते हैं तो देखिए मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है,
मिट्टी में जल धारण और जल सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। मिट्टी में ताप का स्तर सुधरता है जो ऊपर वाला रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और मिट्टी के कारण एक दूसरे से जो है वो चिपक जाते हैं। मिट्टी का कटाव भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों को खाद देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 6वां लिखा हुआ है कि फसलों को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो जो बीज होते हैं, बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है, बीज में किसी प्रकार के कीटाणु नहीं लगे होना चाहिए। जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा और सूखा नहीं होना चाहिए। बीज में अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुर अच्छे से हो सके। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब हमें बोनी करते हैं या हम बुवाई करते हैं, तो उस समय हमें बीजों का चयन करके ही करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 दिया है कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। जब हम भंडारण करते हैं फसलों का, आज हमारी फसल आ जाती है तो हम भंडारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं पूरे अनाजों को, तो फिर उसका भंडारण जो है उसको पहले उसको सुखाना क्यों आवश्यक है। तो फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल अच्छी सर्वोत्तम हो। तो इसलिए हमें जो है भंडारण के पूर्व हमारा जो फसल है उसको हमें सुखाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, प्रश्न 8 दिया है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। जो उर्वरक होते हैं और खाद वो अलग अलग होते हैं, तो इनको अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले देखिए खाद। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे बढ़ने वाले लिख लीजिए यहाँ पे, बढ़ने वाले पौधों और जानवरों के कचरों से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको खाद कहते हैं। और जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादक बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। यानी इसको हम उर्वरक कहते हैं जो हम बनाते हैं, और जो हमारे खाद होते हैं ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो ये जो है पौधों को बढ़ने में सहायक करती हैं। ठीक, प्रश्न 9 दिया है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, पहले के जो मतलब सिंचाई के साधन थे वो था हमारा कुआं, नहर और झीलें। इनके द्वारा हम जो है सिंचाई करते थे। अब देखिए, अब दूसरे औजार हमारे पास हो गए हैं जिससे हम अन्य साधनों के द्वारा भी हम सिंचाई कर रहे हैं। प्रश्न 9 देखिए, दिया गया है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का प्रयोग किया जाता है। उस विधि का नाम लिखें और चित्र भी बनाएं। तो जो विधि होती है, हमारी जो जल की कमी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर की कम वर्षा होती है, पानी की कमी रहती है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं नकबार या क्यारी विधि। क्या बोलते हैं, नकबार या क्यारी विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं, इनके द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों में डाला जाता है, और इस प्रकार से हमें इनके चित्र भी बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और उसको पोला करने के लिए बना लीजिए, पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना, 2 बार लिख गया है, पलटना एवं उसको जो है पोला करना। क्या, पोला करना, यहाँ लिख दीजिए पोला, पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो प्रश्न 10 बा दिया गया है, था ये बा है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीकों का उपयोग करता है, कौन कौन से तरीकों उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को आवश्यक स्थान देना चाहिए और गहरी जड़ों वाली फसल लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाना चाहिए, और अधिक पानी वाली जो फसलें हैं उनको लेने के बाद में कम पानी वाली जो फसलें हैं उनकी आवश्यकता होती है तो उन फसलों को लगाना चाहिए, जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और
चना इत्यादि। इस प्रकार से फसल का जो रहता है चक्रण करना चाहिए, तो इससे जो है फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, तो आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी इस एड ग्रेड की बुक में सभी को वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिए, और यदि कहीं डाउट होता है तो कमेंट्स करिए, और प्रत्येक वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की एक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इस पुस्तिका में सभी विषयों के और सभी पाठों के 10-10 प्रश्न हैं, जिसको हमको घर से हल करके और स्कूल में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक हल करके जमा करनी है। क्योंकि इसी पर से रिजल्ट बनना है। हम जब स्कूल में इसको जमा कर देंगे तो यह 6 फरवरी के बाद 15 फरवरी तक ये चेक हो जाएगी और फिर इसका रिजल्ट बनेगा। तो हमें इन सभी प्रश्नों को हल करके जल्दी से जल्दी जमा करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके पाठ 2 को हम समझेंगे। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए, तो ये दिया गया है पाठ 2। इसमें है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, इसे हम देखते हैं इन पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 ये दिया गया है कि जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इनके हमें 2 रोग के नाम लिखना है। कौन कौन से जंतुओं में कौन से होते, पौधों में कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो जंतु रहते हैं, जंतुओं में दाद और खुजली रोग होती है, और जो पौधे रहते हैं, पौधों के आलुओं का वार्ड रोग और गेहूं का जो रोग होता है उसको बोलते हैं गैरुआ रोग। तो ये दोनों हमें इनके लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 2। ये जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, इसमें ये जो चित्र दिया गया है, और इस चित्र में लिखा हुआ है कि इस चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं कवक। इसका नाम है कवक। और फिर इसका दूसरा प्रश्न दिया है कि यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है। तो यह जो है वनस्पति में आता है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव है ये वनस्पति जीव कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। इसमें है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रतिजैविक लेते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। क्या? योग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक नंबर 3 में देखिए, प्रतिजैविक जो रहता है, हालांकि सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह रोग जो है विषाणु के कारण होता है। तो इसमें उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, ये भी सावधानी रखनी चाहिए। यह हमें लिख लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। यह देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? दही क्यों नहीं जमा? तो क्योंकि गुनगुने दूध में दही मिलाने पर दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और वह नहीं जमता है। तो इसका यह उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। ये देखिए, इसमें है मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो इसमें उत्तर है मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग
एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 6, यह इसमें है कि वैक्सीन यानी टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। अभी हमें वैक्सीन लग रही है, तो देखिए इसका उत्तर भी है कि टीका वैक्सीन, टीका यानी कोष्टक में हमने लिख दिया वैक्सीन, जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है। जीवों के शरीर में उपयोग किया जाता है पहले, जिसके उपयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। यहाँ करता है, ता बना लीजिए, यहाँ करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये जो है इसको देखिए, इसमें दिया गया है कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा कि आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए, क्या होगा। तो प्रश्न उसका 1 है, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर है कि ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, आटा फूल जाता है। फिर प्रश्न 2 देखिए इसका, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का जो उपयोग है यह ब्रेड एवं केक के उद्योग में किया जाता है। यहाँ बड़े बड़े ब्रेड के और केक के उद्योग होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्या इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? नहीं, इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग नहीं होता है। तो इसके ये प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, इसको देखिए। इसमें है कि साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये देखिए साधारण नमक जो है इसमें है पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग, और परीक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो यह इसका उपयोग है नमक का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। इसमें है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन चक्र है यह दिया गया है, इसमें पूरा आरेख बना हुआ है। इसको हमें इस प्रकार से कॉपी में बना लेना है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पौधों द्वारा इसमें लिखा है कि पौधों द्वारा अवशोषण। ये देखिए मिट्टी में उपयोग, क्रमशः नाइट्रोजन चक्र के उपयोग जो योग दिए गए, यहाँ से ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन युग्म का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल जाती है, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन से यह 2 भागों में बट करके यहाँ देखिए यहाँ तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। फिर नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन के ये यौगिक बन जाते हैं। तो ये चक्र यहाँ से चलता है और यहाँ से भी ये देखिए दूसरे में ये दिया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। फिर उसके बाद में जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से यह पूरा इसका चक्र चलता रहता है। इसको इस प्रकार से बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए प्रश्न 10वां ये दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोग को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ देखिए उत्तर में मैंने ये तालिका बना दी है। यहाँ प्रतिजैविक का नाम लिख दिया है और यहाँ जो स्रोत हैं जीवाणुओं के उनका नाम लिख दिया है। तो नंबर 1 ये देखिए इनमें क्रमशः दिया गया है कि एक्टिडीन, ये जो है प्रतिजैविक का नाम है और इसका स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ये इसका हो जाएगा। तो क्लोरोनाइसीटीन, ये इसका स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजुअली, ये इसका हो जाएगा। नियोमाइसिन, ये तीसरा में नियोमाइसिन है, इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेड्री। और ये टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन का स्रोत हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस।
और ये टेट्रासाइक्लिन दिया गया है। इसका जो है ये देखिए इसका दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिफेसिएंस, ये इसका जो है स्रोत है इस जीवाणु का। तो इस प्रकार से हमने इन सभी 10 ही प्रश्नों के उत्तर समझे। अगले वीडियो के माध्यम से अगले पार्ट के जो प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे। यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे रेड से सब्सक्राइब लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए जिससे यह सब्सक्राइब हो जाए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। 2 अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं जिनमें सभी विषय हैं। इनके जो हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, यह घर से लिख करके 15 जनवरी से 6 फरवरी तक इनको भर करके इसके बाद हमें स्कूल में जाके जमा कर देनी है, जिससे अपने जो क्लास टीचर हैं इसको चेक करके उसमें नंबर भी देंगे। तो ये जो विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, ये जो पूरा एक बुक में दिया गया है, यही विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान हमारी मीन्स कम मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। कौन सी परीक्षा? मीन्स कम मेरिट परीक्षा। ये क्या होती है मीन्स कम मेरिट? इसकी मैंने वीडियो बना करके भी डाल दी हैं। यदि हम इस परीक्षा को इसमें देते हैं कक्षा 8वीं में, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप इसकी भी वीडियो देख लीजिए। फार्म कब तक भरे जाना, कैसे भरे जाना है, इसकी अंतिम तारीख क्या है। क्योंकि इसमें यदि हम पास हो जाते हैं तो सरकार हमको 12,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है और हर वर्ष देती है जब तक हम पढ़ते जाते हैं। तो यह कक्षा 9वीं से 12वीं तक मिलती है। इसकी वीडियो भी डली हुई हैं, इनकी तैयारी की भी मैंने वीडियो डाल दी हैं। आप उनको देखिए और उनका अध्ययन भी कीजिए और उनको समझ लीजिए। तो आज हम इसको आगे देखते हैं। जो हमारी इसमें ये विज्ञान दी गई है, विज्ञान के हम अगले पार्ट को समझेंगे। विज्ञान को देखिए, इनके प्रश्नों को लिख लीजिए। तो हम देखते हैं 8 ग्रेड जो हमारी वर्क बुक है, इसमें हमें काम करना है और इसके प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। तो ये देखिए, इनके प्रश्न देखिएगा। देखिए, देखते हैं प्रश्नों को। तो आज हम समझेंगे पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम। इसके पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की हमने वीडियो बना के डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिए। इसी चैनल पर आपको वो भी मिल जाएंगी। यदि आपने नहीं किए हैं तो आप उनको भी लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो आज हम समझेंगे इस अध्याय पार्ट 5 को। इसमें प्रश्न 1 ये दिया गया है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो ये हमें प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्य जीव, कोयला, ये सब हमारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इनका हमें वर्गीकृत करना है कि ये कैसे क्या होते हैं। इसका उत्तर देखिए, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। वन, वन्य जीव, अक्षय संसाधन, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो इनको हमें जो है इनको लिख लीजिए क्रम से है। ये कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं, यह इसमें पूछा गया है कि समाप्त होने वाले, तो ये समाप्त होने वाले सभी संसाधन हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। इसमें दिया गया है कि माथ यानी कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा अन्य कीटों को भगाने हेतु उपयोग में आने वाली नेप्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पादन से प्राप्त की जाती हैं? इस उत्पादन के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, ये दिया गया है कि नेप्थलीन कोयले के कार्बनीकरण से अनेक उत्पाद बनाते हैं, जिनमें एक उत्पाद अलग तरह है। इनमें एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक नेप्थलीन रहता है। कोयले की गैस में अलग तरह अपद्रव्य के रूप में रहता है और इसको दूर करना आवश्यक समझा जाता है। तो ये प्रश्न को आप लिख लीजिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2 ये दिया गया है। इसमें है कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो ये हमें कार्बनीकरण लिखना है। तो ये जो इसका उत्तर है कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्रमांक 3 होगा इसके बाद।
यह है प्रश्न क्रमांक 3। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में प्राकृतिक गैस, देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी घाटी में अनुमानित है। इस क्षेत्र को D6 बिलाग नाम दिया गया है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीक संस्थान शिवसागर यानी ये असम में स्थित है, ये यहाँ पाई जाती है। इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5। हमने जो है इसका प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हमने लिख लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में जो प्राकृतिक गैसें हैं इनका क्या महत्व है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा यह 0 से 20% तक है। उच्च हाइड्रोकार्बन जो रहता है जैसे ईथेन, ये गैस होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। आज दिल्ली की बस यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। तो ये इसका उत्तर है, आप इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न क्रमांक ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए पवन और ज्वार की ऊर्जा का उपयोग करना महान विकल्प है। पवन और ज्वार की ऊर्जा का उचित उपयोग करके जीवाश्म ईंधन को संरक्षण किया जा सकता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो ये पेट्रोलियम के संगठन दिए गए हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल का कोल तार गैस जो होती है आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है, जैसे परिवहन में, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश व ऊष्मा जनन हेतु, स्नेहक के रूप में। ये जो पेट्रोकेमिकल है इसका बड़ा उद्योग बना हुआ है, तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए प्रश्न क्रमांक 8। इसमें दिया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। क्या बनाना है? चित्र। तो ये हमें चित्र बना लेना है। इसमें ये जो चित्र दिया गया पेट्रोलियम खनन का, ये कि कुआं है, कुआं में ये क्रमशः देखिए, ये हमने पेट्रोलियम, यहाँ से पेट्रोलियम तेल जो होता है यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ प्राकृतिक गैस है, ये धरातल है, ये ऊपरी सतह है, ये जो है पक्की चट्टान है, ये आपको तीर के निशान बने हुए हैं। ये जो नीचे रहता है ये खारा पानी इसमें बच जाता है। तो ये हमें इसका चित्र बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न क्रमांक 9 को देखिए। यहाँ लिखा कि दीर्घ उत्तीय प्रश्न क्रमांक 9। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। जो इसका प्रक्रम है हमें इसको बताना है कि पेट्रोलियम कैसे कैसे बनता है, कहाँ कैसे पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल की नीचे स्थित अवसादी चट्टानों के रूप में कुएं खोद कर की जाती है, जिसे ड्रिलिंग भी कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है, और जो इसकी टाइट शबलें हैं उस स्थान पर इसकी खोज की गई थी। तो ये जो है ड्रिलिंग मशीनें जो रहती ना ड्रिलिंग, उनसे प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप में इनको कच्चे तेल क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। वहाँ जो है इसको निकाला जाता है कच्चे तेल को, फिर इसके बाद इसको रिफाइनरी किया जाता है, माने छाना जाता है, तो इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, रिफाइनरी कहते हैं। और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैसें आदि को यहाँ से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से इसके जो अवयव होते हैं अलग अलग करने की विधि ये प्रभावी विधि कहा जाता है, और इसे पेट्रोलियम तेल का शोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोधन। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पेट्रोलियम
संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोलियम डीजल बचाने हेतु लोगों को सलाह देता है कि लगातार एक ही रफ्तार की गाड़ी की रफ्तार बनाए रखें, बार बार ब्रेक न लगाएं और स्पीड क्या करें, बढ़ाएं धीरे धीरे, नहीं इससे सीधे माइलेज पर असर पड़ता है। तो ये जो हमें ये पेट्रोलियम वाले हैं ये हमें सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को जो हमें पाठ के दिए गए थे 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी आगे आने वाली वीडियो जो हैं आपको मिल सकेंगी, जिससे आपके ये सभी प्रश्नों के हल आपको मिलेंगे और आप इनको लिख सकेंगे। तो आज हमने ये सभी देखा, अगले वीडियो के माध्यम से हम आगे के पाठों को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, नहीं समझ पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि प्लेलिस्ट पर कैसे जाएं। तो देखिए प्लेलिस्ट पर जाने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस होती है, वो अच्छे से समझ लीजिए। देखिए तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर YouTube दिखेगा, है ना। आप अपने YouTube पर जाइए, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो किस पर चले जाएंगे, हम सीधे यहाँ पे YouTube पर चले जाएंगे, है ना। तो YouTube पर जाने पर देखिए तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो YouTube इस प्रकार से आपको यह पूरी स्क्रीन पर दिखने लगता है। यहाँ पर ये देखिए ये है अपना YouTube, है ना। तो ये YouTube है। तो इस YouTube पर यहाँ देखें आगे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये सर्च का चिन्ह है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए हम इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर ये यहाँ दिखने लगता है। यहाँ लिखा हुआ सर्च YouTube और यहाँ माइक बना रहता है और ये आपकी कीबोर्ड रहती है ना। तो इस कीबोर्ड से इस पर आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो यहाँ इससे हम टाइप करते हैं तो यहाँ लिख जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे माइक बना रहता है, ये देखिए ये जो माइक है इसको यदि हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि @ गणित वाले सर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप भी हो जाता है। या आप यहाँ से टाइप कर लेंगे ATGRADE ग्रेड @ गणित वाले सर, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको टाइप कर लेते हैं, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैंने ये टाइप किया, देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। क्या @ गणित वाले सर कर दिया ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जो हमारी यहाँ पे कीबोर्ड दी है, तो इस कीबोर्ड पर देखिए यहाँ नीचे ये जो निशान बना रहता है ये यहाँ पे सर्च का निशान है, नीला नीला दिख रहा होगा। या किसी किसी में ऐसा तीर का निशान भी बना रहता है और ये भी नीला रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट खुल जाती है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने सबसे पहले इस प्रकार से वीडियो दिखेंगी, 1-2 वीडियो दिखेंगी और इन वीडियो में देख लेना कि ये गणित वाले सर की जो भी वीडियो आपको दिखे इस प्रकार से, तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर दें। तो हमें वीडियो पे क्लिक करना है। हमने ये वीडियो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखिए तो ये वीडियो खुलने लगती है और ये यहाँ पे चालू हो जाती है वीडियो। तो यहाँ 2 निशान आते हैं और सफ़ेद से रहते हैं, तो इसको आप पॉज कर दें, बंद कर दें, है ना। तो जैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो बंद हो जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से लिखा है गणित वाले सर, ये इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुँचेंगे। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक की, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा प्लेलिस्ट खुल जाती है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है वीडियो और ये लिखा है प्लेलिस्ट, लिखा है ना ये प्लेलिस्ट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। तो देखिए ये हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए ये प्लेलिस्ट खुल जाती है और यहाँ पर देखें तो ये वीडियो डली हुई है। गणित है, कक्षा 6 की गणित की 3 वीडियो डली हैं। यदि हमें देखना है तो इनको देख सकते हैं। 7वीं गणित देखना तो यहाँ
भी देख सकते हैं। और आगे ऊपर खिसकाते चलेंगे तो यहाँ देखिए कक्षा तीसरी की भी गणित दरी है और 9वीं की सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से हम ऊपर खिसकाते जाते हैं। तो विज्ञान है कक्षा 8वीं की, और ऊपर जाएंगे तो देखिए तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी प्ले लिस्टें मिल जाएंगी जिस भी कक्षा की चाहिए हो। अब देखिए यहाँ पे ये चौथी की भी, तीसरी की भी, 5वीं की भी सभी प्ले लिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे तो इनको आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ पर ये हिंदी की ये 16 वीडियो हैं, हिंदी की सभी वीडियो इस पे हैं, संस्कृत की सभी वीडियो इसी प्लेलिस्ट पर हैं, और ये देखो संस्कृत 8वीं की सभी वीडियो इसी पर हैं। तो देखिए आगे और खिसकाते चलिए तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे 8वीं की हिंदी है, विज्ञान है ना, 6वीं की या 7वीं की विज्ञान है, और खिसकाइए ऊपर तो यहाँ देखते हैं हम 8वीं की विज्ञान है, 7वीं की गणित है, 6वीं की, ऐसी हमारी सभी वीडियो हैं इसमें। तो ये है प्लेलिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो हैं। और यहाँ पर देखें तो ये 6वीं की सभी विषयों की 6 विषयों की वीडियो इस पे मिलेगी, और ये 8वीं की है तो 6 वीडियो ही इस पे आपको 8वीं की पूरी मिल जाएगी इकट्ठी। और अलग अलग से देखना है तो ये अलग अलग से भी सभी विषयों की डली हुई हैं, और आपको इकट्ठा देखना है तो इन सभी पे डली हुई हैं। यहाँ पे देखिए 7वीं की भी ये सभी विषयों की इस पे पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी जो हमने बताई है प्रोसेस करने की वीडियो किस प्रकार से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। तो यहाँ से जितनी प्रोसेस बताई है वो सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम दहन एवं ज्वाला, ठीक है ना। तो प्रश्न एक दिया गया है कि दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों को पहचान करके लिखिए। तो सबसे पहले दहन की परिभाषा क्या है ये लिखना है। फिर यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, देखिए ये यहाँ पे लकड़ी है, कागज है, लोहे के टुकड़े हैं, है ना, यानी लोहे की कीलें हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी, तेल, कांच, काष्ठ, कोयला इत्यादि हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए दहन क्या है। हम जानते हैं कि काष्ठ यानी कोयला जो होता है वायु में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई दहन की परिभाषा। अब दाह्य पदार्थ कौन से हैं? जो स्वयं जलते हैं वो दाह्य पदार्थ हो जाते हैं। देखिए लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला ये इसमें दिए गए हैं। तो ये क्या है? ये दाह्य पदार्थ हैं। जो अदाह्य पदार्थ हैं, नहीं जलते हैं, अदाह्य पदार्थ में लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच, ठीक है ना, ये नहीं जलते हैं, तो इसको हम अदाह्य पदार्थ में लेंगे। प्रश्न 2 देखिए यहाँ पे दिया है। प्रश्न 2 में है कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ऊष्मीय मान है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ये है उसका ऊष्मीय मान। तो इसके मात्रक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसको ऐसा लिखा जाता है के जे ऑब्लिक प्रति और के जी किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि ईंधन क्या है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो ईंधन वे पदार्थ हैं जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला है, लकड़ी है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी और द्रवित पेट्रोलियम गैस इत्यादि, ये क्या है? ईंधन है। इनकी विशेषताएं क्या है? ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए ईंधन का, इनमें नमी कम होना चाहिए, धुआं राख उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छे ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये जो है सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। तो जैसे यहाँ दिया कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 5 दिया कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए।
तो ईंधन के रूप में जो लकड़ी का उपयोग करने से हानिकारक गैसें जैसे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त राख के कण वायुमंडल की वायु में ये मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इसलिए जो है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो तीव्र दहन है वह दहन जो तेजी से जल करके ऊष्मा और प्रकाश देता है, तीव्र दहन कहलाता है, जैसे गैस है, स्टोव है इत्यादि। स्वतः दहन तो जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठते हैं, वह स्वतः दहन कहलाती है, जैसे फास्फोरस। विस्फोट या विस्फोटक, विस्फोट बस लिखिए, किसी क्रिया में बनी गैस का बड़ी मात्रा में निकलना ये विस्फोट कहलाता है। जैसे पटाखे है ना, अपन फोड़ते हैं तो एकदम गैस निकलती है और एकदम विस्फोट हो जाता है। प्रश्न 7वां देखिए। तो प्रश्न 7 दिया है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? तो देखिए, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस ताप तक गर्म करने से कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। कागज एक दाह्य पदार्थ है जो आसानी से जलता है, जबकि एल्युमिनियम अदाह्य पदार्थ है, इसलिए कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। ठीक है ना, तो ये इसका कारण है। प्रश्न 8 दिया है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? तो देखिए, सभी वाहनों में प्राकृतिक गैस एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता से या सरलतापूर्वक हो जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस की उच्च दाब पर संपीड़न प्राकृतिक गैसें जैसे सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है और सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन जो रहते हैं वाहनों में, परिवाहक वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, जबकि वह कम प्रदूषणकारी है। यह ईंधन क्या है? एक अच्छा ईंधन है, यह स्वच्छ ईंधन है। यह ईंधन एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक। प्रश्न 9 दिया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। कोई भी चीज जलती है तो बिना वायु के नहीं जल सकती है ना, यह जो है वायु आवश्यक है। इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो क्रियाकलाप देखिए, यहाँ पे हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। तो अवस्था नंबर 1 यहाँ देखें, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी देखिए, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का एक प्रैक्टिकल है। प्रश्न 10 दिया कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बना करके इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको एक मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बना लेना है और देखिए इसके ये विभिन्न इसके क्षेत्र हैं कि इसमें देखो क्या क्या होता है, इनको आपको यहाँ पे बता देना है कि ये सबसे गर्म भाग होता है, ये इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है ना, ये ऊपर वाला ये भाग सबसे गहन होता है और यहाँ बाह्य दहन क्षेत्र कहलाता है, ये बाहर का ये दलता हुआ, ये कम गर्म होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, कम गर्म। और सबसे कम गर्म बिल्कुल नीचे, यहाँ बहुत कम गर्म होता है। आंशिक रूप से यहाँ पे आंशिक रूप से जो दहन होता है इसका ये मध्य भाग ये पीला पीला यहाँ पे दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग यहाँ पे ये काला हो जाता है। ठीक है ना, और जो यहाँ पे ये रहती है ये नीचे मोमबत्ती रहती है। ठीक है, तो इन सब भागों को आपको विभिन्न क्षेत्रों को इस प्रकार से बता देना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं, या @गणित वाली सर के नाम से सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर,
तब भी आपको ये सभी पाठ और सभी विषयों की वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, तो उन सभी को आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ देखिए भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी, एक विशाल गिलहरी है और एक उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इन 2 चीज़ों को हमें यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 2 दिया है कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो वनोन्मूलन का मतलब है या इसका अर्थ है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना, और वनों का ये उन्मूलन कहलाता है, क्योंकि वनों को समाप्त कर रहे हैं तो ये वनों का उन्मूलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि सूखा क्यों पड़ता है। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और संतुलन जो है ये बढ़ जाता है, सदन में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सूखा पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको क्यों बनाया गया है, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जा सके या संरक्षण करते हैं इसमें, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में वहाँ पे उनको पाला जाता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्रश्न 5 दिया है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताइए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। पचमढ़ी जाएंगे तो पूरा क्षेत्र जो है जैवमंडल है। ठीक है, प्रश्न 6वां देखिए, यहाँ 6वां दिया है, इसमें है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटोपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, तो ये कहलाता है रेड डाटा पुस्तकें, जहाँ पे जिसमें ये सभी पुस्तकें होती हैं और सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न 7 दिया गया है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए और किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी लिखिए। तो देखिए वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो होते हैं ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं, तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में ये पर्याप्त हैं, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 1 सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा पेंच राष्ट्रीय पार्क है, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो 1 टन कागज जो है प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हम कागज की बचत नहीं कर रहे हैं, हमें कागज की बचत करना चाहिए। इसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण भी करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, यदि हम क्या करते हैं कागज का पुनः चक्रण करते हैं, उसका रिसाइकिल करते हैं। ठीक है ना, उसको फिर से बनाते हैं, तब जो है हम इसकी बचत कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 9 दिया है कि वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो वनोन्मूलन की जो मृदा है कि जो उर्वरता है उसमें कमी आ जाएगी, इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। वनोन्मूलन से मृदा में हुमस की कमी होती है, और इसको हुमस ऐसा लिख लें, एवं मृदा की जलधारा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो होता है अंतः श्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है इस प्रकार से वनोन्मूलन, मृदा उर्वरता, इसको अलग अलग इस प्रकार से उनका हमें प्रभाव लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए दिया है कि वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन क्या है ये हमने समझ लिया है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर कम हो जाती है। वर्षा जो होती है वो कम होती है, वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए जो वनोन्मूलन हो रहा है इसको हमें रोकना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक क्यों हैं। जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो जो है, इन जो छोटे जीव जंतु भी आहार, जल एवं आहार श्रृंखला के भाग होते हैं। आकार में ये छोटे होते हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका परितंत्र जो होता है सब एक जैसा ही रहता है। यहाँ देखिए प्रश्न सी का बी दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, इसे समझाइए। तो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धनता करना था। तो ये जो है ये सारी चीजें, बाघ जो हैं ये बचे रहें, इसलिए ये परियोजना लागू की गई है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है कि लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरता कटाई हो रही है। जो वन हैं उनकी अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि वनों की कटाई इन उद्देश्यों से की जाती है। सबसे पहले तो देखिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, क्योंकि कृषि के लिए भूमि नहीं है तो वनों को काट देते हैं। घरों और कारखानों का निर्माण होता है, इसके लिए लकड़ी का उपयोग होता है। और जैसे फर्नीचर बनाने में लकड़ी का ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। इस प्रकार से वनों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को भिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है और इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है न्याय संगत जो है इसकी ये रिपोर्ट है। ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे आशा है कि ये प्रश्न 1 से 11 तक के जो दिए गए थे आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं विज्ञान का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम इसको। तो इसमें दिया है प्रश्न 1, IVF का पूरा नाम लिखिए। इसको जो है हमें पूरा नाम बस लिखना है इसका। तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है, इन विट्रो निषेचन। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। प्रश्न 3 देखिए, दिया है कि भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जनन जो होती है, जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए यह आवश्यक है जनन। ठीक है। और प्रश्न 5 दिया है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इसमें देखिए यहाँ पे कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह बाह्य निषेचन है, आंतरिक निषेचन कहलाता है अंदर वाला। इसी प्रकार से वह निषेचन जिसमें नर मादा युवक का जो युग्मक रहते हैं उनका संतुलन मादा शरीर के बाह्य होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आते हैं मनुष्य, गाय, कुत्ते इत्यादि इत्यादि। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया कि मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये जो है मानव शुक्राणु हैं और ये जो है अंडाणु हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका सिर रहता है, मध्य भाग रहता है, इसी प्रकार से इसमें मात्र केंद्रक होता है। तो ये मानव अंडाणु का चित्र हो गया है, मानव शुक्राणु का चित्र है। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु
निर्मोचित करते हैं और सारे अंडों का निषेचन होता है और वह नया जीव बन जाता है। इसके कारण यह कि अंडे जो हैं एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये हमें इसमें लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो जो लैंगिक जनन होते हैं, नर तथा मादा युग्मक का जो संलयन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक ने जीव को जन्म देता है, जैसे हाइड्रा और अमीबा, ये जो होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती है, क्यों? चूजे किस प्रकार का जन्म लेते हैं, समझाइए। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित एक परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला जो कठोर कवच होता है वह ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडे का जो निर्मोचन करती है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद उसमें से चूजा बाहर आता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि नामांक इस जो नीचे दिए गए हैं इनमें से नामांक के चित्र बनाएं। तो देखिए यहाँ पे हमें युग्मनज का चित्र बनाना है और युग्मनज से भ्रूण का विकास कैसे होता है वो पूरा चित्र, कोश का पिंड का चित्र और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, इसका भी हमें चित्र बनाना है। तो देखिए आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें है कि ये युग्मनज का बनना और युग्मनज से भ्रूण का विकास, और ये जो इसका चित्र दिया है ये पूरा नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। और कोशिकाओं का पिंड, ये कोशिकाएं होती हैं जो मनुष्य में कोशिकाएं होती हैं, ये जो है उनका पूरा इस प्रकार से पिंड का चित्र बनाना है। और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण किस प्रकार से होता है ये पूरा चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नांकित चित्रों को, ये जो नीचे दिए गए हैं इनके नामांकित चित्र बनाइए, इनके भी हमें नाम लिखना है। यहाँ दिया है हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। तो जो हाइड्रा रहता है उसमें मुकुलन, देखिए इस प्रकार से आपको इनमें मुकुलन का चित्र हाइड्रा का इस प्रकार से बना देना है। इनमें क्रमशः ये एक दूसरे से इस प्रकार से निकलते रहते हैं। पहले तो ये सामने सभी का बनता है, फिर उसके बाद देखिए ये इस भाग का जो है इसमें इस प्रकार से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यह हाइड्रा में मुकुलन है। इसी प्रकार से अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है, ये देखिए यहाँ जो अमीबा जैसे ही मतलब उत्पन्न होता है तो उसके बाद विखंडन कैसे होता है, ये देखिए यहाँ इसका विभाजन का केंद्र होता है बिल्कुल सेंटर में, फिर यहाँ से 2 फिर निकल आते हैं, फिर 2 के बाद देखिए इनका जो यहाँ से मध्य भाग से फिर इनका संतति कैसे बनती है, तो इस प्रकार से ये दिखाई गई है, ये यहाँ से इनकी संतति बनती है। तो ये है अमीबा का द्विखंडन, ठीक है। तो ये दोनों चित्र आप बना लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे जो और भी पार्ट दिए हैं उनके साथ में। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम देखते हैं पाठ 10 किशोरा अवस्था की ओर। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप लिंक पे जाकर के देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं। तो देखिए एक इसमें एक प्रोसेस है छोटी सी, तो आप वो कर लेते हैं तो सीधे प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे। देखिए तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर YouTube दिखेगा, है ना। आप अपने YouTube पर जाइए, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो किस पर चले जाएंगे, हम सीधे यहाँ पे YouTube पर चले जाएंगे, है ना। तो YouTube पर जाने पर देखिए तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो YouTube इस प्रकार से आपको यह पूरी स्क्रीन पर दिखने लगता है। यहाँ पर ये देखिए ये है अपना YouTube, है ना। तो ये YouTube है, तो इस YouTube पर यहाँ देखें आगे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये सर्च का चिन्ह है, इसको क्लिक करना है। तो देखिए हम इसको क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर ये यहाँ दिखने लगता है। यहाँ लिखा हुआ सर्च YouTube और यहाँ माइक बना रहता है और ये आपकी कीबोर्ड रहती है ना।
तो इस कीबोर्ड से इस पर आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो यहाँ इससे हम टाइप करते हैं तो यहाँ लिख जाता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ पे माइक बना रहता है, ये देखिए, ये जो माइक है इसको यदि हम क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एट ग्रेड गणित वाले सर। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप भी हो जाता है। या आप यहाँ से टाइप कर लेंगे ATGRE ग्रेड, एट ग्रेड गणित वाले सर, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको टाइप कर लेते हैं, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने ये टाइप किया, देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना, क्या ग्रेड एट ग्रेड गणित वाले सर कर दिया ना। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जो हमारी यहाँ पे कीबोर्ड दी है, तो इस कीबोर्ड पर देखिए यहाँ नीचे ये जो निशान बना रहता है, ये यहाँ पे सर्च का निशान है, नीला नीला दिख रहा होगा। या किसी किसी में ऐसा तीर का निशान भी बना रहता है और ये भी नीला रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट खुल जाती है। तो हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करने सबसे पहले इस प्रकार से वीडियो दिखेंगी, एक दो वीडियो दिखेंगी। और इन वीडियो में देख लेना कि ये गणित वाले सर की जो भी वीडियो आपको दिखे इस प्रकार से, तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर दें। तो हमें वीडियो पे क्लिक करना है। हमने ये वीडियो पे जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने पर देखिए तो ये वीडियो खुलने लगती है और ये यहाँ पे चालू हो जाती है वीडियो। तो यहाँ दो निशान आते हैं और सफ़ेद से रहते हैं, तो इसको आप पॉज कर दें, बंद कर दें, है ना। तो जैसे ही हम इसको बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वीडियो बंद हो जाती है। और उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से लिखा है गणित वाले सर, ये इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस समझ लेना है। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक की, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमारा प्ले लिस्ट खुल जाती है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है वीडियो और ये लिखा है प्ले लिस्ट, लिखा है ना ये प्ले लिस्ट। तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्ले लिस्ट पर। तो देखिए ये हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं हम, तो देखिए ये प्ले लिस्ट खुल जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये वीडियो डली हुई है, गणित है, कक्षा 6 की गणित की 3 वीडियो डली हैं। यदि हमें देखना है तो इनको देख सकते हैं। 7वीं गणित देखना तो यहाँ भी देख सकते हैं। और आगे ऊपर खिसकाते चलेंगे तो यहाँ देखिए कक्षा तीसरी की भी गणित डली है और 9वीं की सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से हम ऊपर खिसकाते जाते हैं। तो विज्ञान है कक्षा 8वीं की, और ऊपर जाएंगे तो देखिए तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सभी प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, जिस भी कक्षा की चाहिए हो। अब देखिए यहाँ पे ये चौथी की भी, तीसरी की भी, 5वीं की भी सभी प्ले लिस्टें इसी पर डली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे तो इनको आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ पर ये हिंदी की ये 16 वीडियो हैं, हिंदी की सभी वीडियो इस पे हैं, संस्कृत की सभी वीडियो इसी प्ले लिस्ट पर हैं। और ये देखो संस्कृत 8वीं की सभी वीडियो इसी पर हैं। तो देखिए आगे और खिसकाते चलिए, तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे 8वीं की हिंदी है, विज्ञान है ना, 6वीं की या 7वीं की विज्ञान है, और खिसकाइए ऊपर। तो यहाँ देखते हैं हम 8वीं की विज्ञान है, 7वीं की गणित है, 6वीं की, ऐसी हमारी सभी वीडियो हैं इसमें। तो ये है प्लेलिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो हैं। और यहाँ पर देखें तो ये 6वीं की सभी विषयों की 6 विषयों की वीडियो इस पे मिलेगी। और ये 8वीं की है तो 6 वीडियो ही इस पे आपको 8वीं की पूरी मिल जाएगी इकट्ठी। और अलग अलग से देखना है तो ये अलग अलग से भी सभी विषयों की डली हुई हैं। और आपको इकट्ठा देखना है तो इन सभी पे डली हुई हैं। यहाँ पे देखिए 7वीं की भी, ये सभी विषयों की इस पे पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सभी जो हमने बताई है प्रोसेस करने की, वीडियो किस प्रकार से देखें, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। तो यहाँ से जितनी प्रोसेस बताई है वो सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए पाठ 10 किशोरावस्था की ओर, इसमें एक पैसेज दिया गया है। तो इसको पढ़िए और इसके अनुसार कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर भी देना है। तो बूझो और पहेली ये दोनों भाई बहन हैं। एक बूझो नाम है और इसका नाम, बच्चे का नाम पहेली है। तो ये अपने जन्मदिन 12वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस प्रकार से इनकी ये यहाँ पे बातें होती हैं। तो मतलब एकाएक क्या होता है, जैसे किसी की लंबाई बढ़ जाती है तो किसी की आवाज़ भारी हो जाती है, बच्चों की दाढ़ी मूछें भी निकल आती है ना। तो इस प्रकार से ये जो है परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन ही होते रहते हैं। तो परिणाम स्वरूप है जिनके ये जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था 11 से 18-19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। अब इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को देखिए।
देखिए यहाँ प्रश्न इसके जो दिए गए हैं, लिखा है कि पैराग्राफ को पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल में हुआ जो अवधि रहती है, ठीक है, जीवन काल की अवधि, जीवन काल की लिखिए यहाँ पर, जीवन काल की अवधि, ये हुआ है काट दीजिए। जीवन काल की अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है और वो जो है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो जो किशोरावस्था होती है उसकी जो अवधि रहती है वह 11 वर्ष से शुरू होती है प्रारंभ होकर के, और 18-19 वर्ष की आयु तक ये चलती रहती है। किशोरों को क्या कहते हैं? किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो देखिए लड़कों में यही इसी पैराग्राफ में पढ़ा है कि उनकी हल्की दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, जनन क्षमता भी उनका विकास हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में दिया है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो जो उसका नाम है वह है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन पदार्थ कहते हैं उसको, या तो टेस्टोजन और एस्ट्रोजन, ये इनका नाम है। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो HIV नामक ये वायरस है, इसका नाम है HIV। ठीक है, तो इस विषाणु द्वारा जो है एड्स का रोग होता है, ये वायरस है, इसका नाम है HIV नामक वायरस। ठीक, प्रश्न 4 दिया है कि नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके ये नाम हैं। प्रश्न 5 दिया है कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो जो ये पीयूष ग्रंथि रहती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। कहाँ से? सीधी मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, ये है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए, इसको समझिए। इसमें दिया गया है कि बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, ठीक है ना, तो जो कि वह डॉक्टर है, बुआ उसकी डॉक्टर है, उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ था और उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या बीमारी से ग्रसित है? इसका क्या कारण है? तो देखिए जो लड़का था वह गार्टर नामक व्याधि से ग्रसित है, जो कि थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7 दिया गया है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जो किशोरावस्था होती है तो उस उम्र में और प्रत्येक उम्र में भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना बहुत जरूरी होता है। यह किशोरों के लिए और भी अति आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है, जिसके शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय हमें भली प्रकार से उन्हें धोना चाहिए। ठीक है ना, तो इनको जो है किशोरावस्था में विशेष महत्व बताया गया है किसका? नहाने का। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यहाँ इसकी हार्मोन लिखना है। तो देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि, तो इसका जो हार्मोन होता है ये वृद्धि का हार्मोन होता है, ये वृद्धि करता है। और अग्नाशय ग्रंथि जो रहती है वो इंसुलिन का काम करती है। और एड्रीनल ग्रंथि ये एड्रीनल, और ये थायराइड ग्रंथि ये हार्मोन इसमें थायरॉक्सिन हाइड्राइड हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्रश्न 9 दिया गया है, देखिए इसमें है, तो दिया है कि किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तनों की सूची बनाइए। जो किशोरावस्था होती है इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना कि जनन क्षमता का विकास होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, दाढ़ी मूछों का आना, स्वर में परिवर्तन होता है, श्वेत और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है और जननांगों का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये हमें इसमें लिख देना है। यहाँ देखिए इसी का प्रश्न दिया गया है सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का, कि नीचे दी गई सारणी में आयु जो है वृद्धि के अनुपात में और लड़कियों की अनुमानित लंबाई जो है इनके आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के लड़कियां दोनों की लंबाई और आयु में प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर इन्हें बनाइए। तो हमें देखिए आयु दी गई है
ठीक है, कि इस उम्र में जो है लड़के किस जो है उनकी लंबाई कितनी होती है, लड़कियों की लंबाई कितनी होती है, ये दी गई। तो ये शुरुआत से दी गई है 53 से, यहाँ से शुरू होती है 53 सेंटीमीटर से। तो 53 सेंटीमीटर मतलब जब सबसे शून्य अवस्था रहती है, कोई वर्ष नहीं होते हैं, यानी कहना चाहिए 1 वर्ष से कम, उस उम्र में 53 जो है इनकी लंबाई होती है, किसमें, सेंटीमीटर में। फिर इसके बाद सेंटीमीटर कम सा बढ़ते जाते हैं। 4 साल की उम्र में ये 96, कोई 92 होता है, ठीक है ना। ये लड़के देखिए 8 वर्ष की उम्र में लड़के जो है 114 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाती है, लड़कियों की 110 होती है। तो ये दोनों का यहाँ पे अनुपात दिया गया है, ठीक है ना, किस उम्र में किस लंबाई तक के बच्चे होते हैं। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग दिया गया। तो हमें क्या करना है, इनको प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर इनकी लंबाई के आंकड़ों को, एक हमें दंडालेख नहीं, हमें इसका ग्राफ बनाना है, दंडालेख नहीं बनाना, ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से आप ग्राफ बना देंगे। देखिए यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ नीचे 0, 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार से हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे आयु लिख देना। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ हम आयु लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लंबाई। तो ये लंबाई सेंटीमीटर में हमें लिखना है 50, 70, 90, 20, 20 के अंतर से यहाँ पे हमने ये लिख दी है। कहाँ से शुरू करना है, 50 से, क्योंकि उसमें 53 शून्य वर्ष है जो 53 से दिया गया है, तो हम 50 से शुरू करेंगे, यानी 20, 20 के अंतर से यहाँ पे आंकड़े ले लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार पैमाना मानते हुए यहाँ जो है लड़कों की और लड़कियों की, तो लड़के जो हैं उनको ब्लैक कलर से दर्शा देंगे और जो लड़कियां हैं उनको रेड कलर से इस प्रकार से दर्शा देंगे। तो ये हमारा ग्राफ पेपर बन जाएगा यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। ये 1-1 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे खंड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से खंड रहती हैं, ये खड़ी लाइनें रहती हैं और ये हमारे कॉपी जैसी इसमें आड़ी तिरछी लाइनें रहती हैं। तो इनको हम क्रमशः मानते हुए कि 20 सेंटीमीटर बराबर एक खंड मानते हुए यहाँ पे हम इनको बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी ये यहाँ पे ग्राफ बना देना है। अब इस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो जो ग्राफ दिया गया है इसके अनुसार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए इसमें है कि इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जो हमें यहाँ ग्राफ दिया गया है इसमें आयु के साथ साथ में लड़कियों की लंबाई और लड़कों की अपेक्षा कितनी अधिक बढ़ती है, लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा, तो ये इसमें दिया गया है, ठीक है ना। इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि लड़के लड़कियों में क्या फर्क आता है इनकी लंबाई में। और यहाँ देखिए किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो ये 16 वर्ष की उम्र में लगभग लंबाई, यहाँ की लंबाई जो है समान रहती है। और किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है। तो 20 वर्ष की उम्र में जो है दोनों में लंबाई में बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें जो प्रश्न दिए हैं ग्राफ के अनुसार हमें इनको पूरा करना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है 10वां। तो इसमें है कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ एक नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से चित्र बना देना है, ठीक है। ये आप यहाँ चित्र बनाएंगे और इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो रहती हैं इनके अपन को यहाँ पे नाम भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें ये देखो ये जो है यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि रहती है। फिर इसके बाद यहाँ गले में देखिए ये थायराइड ग्रंथि रहती है। ये एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है, जब यहाँ पर हमारे दोनों फेफड़े होते हैं तो ये एड्रल ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय है, यहाँ पे नीचे देखिए ये अग्नाशय रहता है। यहाँ अग्नाशय जो रहता है ये हमारे भोजन को गर्म करता है ना। और देखिए ये अलग अलग अंडाशय की स्थिति जो स्त्रियों में बनती है ये भी इसमें दर्शाई गई। तो ये हमें इसमें ये वृषण रहते हैं, तो ये हमें सब इनके नामकरण इसमें कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है कि संतति के लिंग धारण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र समझाइए। तो इस प्रकार के आपको ये बना देना है। यहाँ शुक्राणु और यहाँ पे ये अंडाणु XX और यहाँ पे ये बाय रहते हैं बाय X, ठीक है। ये हमें मात्र इनको दर्शा देना है। तो इस प्रकार का चित्र आप इनमें बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो दिया गया है इसी में कि इसको सचित्र और समझाइए। तो यहाँ देखिए आपको इसका वर्णन करना है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं जिनमें X और Y कहते हैं, और स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक के गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, जुड़ा हुआ होता है। अनिषेचन अंडाणु में सदा 1 X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं।
जिनमें एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसका वर्णन भी कर देना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जो है, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लोह प्रचुर मात्रा में, जैसे कि पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, गुड़ है, मांस है, संतरा, आंवला इत्यादि में ये पाया जाता है, इसलिए किशोरों के लिए बहुत अच्छे खाद्य हैं ये। इनमें दूध, मांस, नट तथा दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर जो ऊर्जा प्रदान करती है उनको भी लेना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जो और पाठ दिए गए हैं उनके साथ में। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आइए आज देखते हैं हम ये विज्ञान का पाठ 11 बल एवं दाब। तो इसमें प्रश्न एक दिया गया है कि काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो जो काटने तथा सुराग करने वाले औजार होते हैं उनके किनारे सदैव तीक्ष्ण इसलिए होते हैं क्योंकि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ उतना ही अधिक बल लगेगा। ठीक है, या उतना ही अधिक बल होगा। ठीक है, ये प्रश्न 2 देखिए, इसमें है कि यदि किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखिए। तो किसी तरह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं और इसकी इकाई जो है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब एक जो है अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि। ठीक है, प्रश्न 3 दिया है कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, जब वस्तु की चाल बदल सकती है, वस्तु अपनी चाल को, तो वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, प्रश्न 4 दिया है कि पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों? है ना, उसमें क्या है? सुराख है। तो जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को बंद करना पड़ता है क्योंकि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल के ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारें दाब डालती हैं। ठीक है, आगे देखें प्रश्न जो 5 दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण या जो होता है अभिकर्षण में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखें तो ये कार्य को जो है व्यक्त करने के लिए यहाँ अपकर्षण लिखना है और यहाँ अभिकर्षण लिखना है। ये वस्तु दी गई है, उसकी स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है कि वो क्या है, कहाँ पर रखी है। और यहाँ कार्य दिया गया है कि आपको कार्य बताया गया कि धक्का लगाएंगे, कि चयन करेंगे, कि खींचेंगे, कि ठोकर मारेंगे, कि उठाएंगे, कि इसको झुकाएंगे या फेंकेंगे, बंद करेंगे और प्रहार करेंगे, माने उस पर प्रहार करना है ना, ऊपर उठाना, ये चीज़ें दी गई हैं। तो इनमें से आप क्या करेंगे? मेज पर रखी हुई वस्तु को गतिशील बनाना है तो क्या करेंगे? उस पर धक्का लगाएंगे और धक्का लगाना अपकर्षण बल कहलाता है। तो इसको मैं टिक लगा देंगे कि अपकर्षण करेंगे। ठीक है, दरवाजे को खोलना और बंद करना है तो खोलने में भी हम धक्का लगाते हैं और जब बंद करते हैं तो उसमें हम खींचते भी हैं। ठीक है ना, तो इसमें दोनों रहेंगे, अपकर्षण और अभिकर्षण, ये दोनों रहेंगे। कुएं से जहाँ हम पानी बाल्टी को खींचते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर उठाना है बाल्टी को, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर उठाएंगे बाल्टी को, तो अपकर्षण बल लगेगा। और फुटबॉल के खिलाड़ी की पेनाल्टी को टिक लेना है तो वो क्या करेंगे? चयन करेंगे उसका। ठीक है ना, तो चयन करने में इसमें हम यानी यहाँ लिख देंगे और ये अभिकर्षण कहलाएगा। किसी मेज की दराज को खोलना है तो उसको हम खींचेंगे, क्या करेंगे? जब हम खींचते हैं तो अब अभिकर्षण बल लगता है, यहाँ हम अब अभिकर्षण में टिक लगा देंगे। ठीक,
प्रश्न 6 दिया गया है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, इसका क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो हमें यहाँ क्रियाकलाप करना है कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर बेलनाकार बर्तन लेंगे। बोतल के पर्दे के पास चारों दिशाओं में क्या करेंगे, 4 सुराख करेंगे, यानी उसमें छेद कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि सुराख पेड़ की समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुराख से पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी पर गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का क्रियाकलाप आपको इसमें लिखना है। प्रश्न 7 दिया है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है, और अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दबाव का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 8 दिया है कि पहेली, ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। तो ऐसा कुली ने क्यों किया? देखिए, अब मेरी समझ में आया कि कुली को क्या है, जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट करके क्यों रखते हैं, यानी इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क वाले क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके सिर पर लगने वाला जो दबाव है वो कम हो जाता है और बोझ को आसानी से वो उठा सकते हैं। ठीक। प्रश्न 9 दिया है कि असंपर्क बल किसे कहते हैं। कौन सा? असंपर्क बल। तो असंपर्क बल जो है, स्थिर वैद्युत बल भी तथा गुरुत्वाकर्षण बल को भी उदाहरण द्वारा समझाइए। दोनों ये भी बताना है। तो जो असंपर्क बल होते हैं, संपर्क बल एक प्रकार का बल है जो एक दूसरे के संपर्क में वस्तुओं द्वारा लगाया जाता है। और स्थिर विद्युत बल यह जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण पर हो सकता है। उदाहरण के लिए शुष्क पैमाने में स्वेटर संचालित वस्तुओं को शरीर से उतारते समय आपने देखा होगा उसमें चरचर की ध्वनि का उत्पन्न होना होती है, तथा कभी कभी चिंगारियां भी उसमें से उठने लगती है ना। तो ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि निम्नलिखित को समझाइए। नंबर 1, इसमें है कि ध्रुवों द्वारा लगाया गया दाब क्या है, इसको समझाइए। तो ध्रुव में दाब ध्रुव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ध्रुव का दाब कहते हैं। ध्रुव का दाब कहते हैं। और ध्रुव के अंदर किसी बिंदु पर ध्रुव के कारण ताप की सतह से उस बिंदु की गहराई h, ध्रुव के घनत्व d तथा गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है वो g के गुणनफल के बराबर होता है। ये लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए दूसरा दिया है कि चुंबकीय बल क्या है, इसको समझाइए। चुंबकीय बल वह बल है जो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण करता है। उनकी गति के कारण चुंबकत्व तत्व की मध्यस्थता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा या चुंबकीय द्विध्रुवीय जो द्विध्रुव रहते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वह बदले में वह क्षेत्रों में रहने वाले कणों पर चुंबकीय बल भी प्रदान करता है, वह कहलाता है चुंबकीय बल। यहाँ देखिए दिया है पेशीय बल। पेशीय बल हमारी मांसपेशियां जैसे पानी से भरी बाल्टी को उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि बल के द्वारा करती हैं मांसपेशियां। इसी प्रकार बैलों के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, घोड़े के द्वारा सवारी को जो होती है सवारी करना आदि क्रियाकलाप भी कौन से बल हैं? पेशीय बल ही होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पेशीय बल। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी जो पाठ दिए गए हैं उनके माध्यम से। यदि आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं पाठ 13 ध्वनि। ये विज्ञान का पाठ 13 है। इसके पहले वाले जो पाठ थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने वो नहीं समझे हैं, नहीं देखे, नहीं लिख पाए हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाकर के लिख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ दिए गए हैं, देखिए बीड़ा ये वाद्य यंत्र है, तबला, ढोलक, बांसुरी, झांझरा, मंजीरा है ना, तो ये वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो वाद्य यंत्र करते हैं वो जो है उसके भाग को हमें लिखना है कि कौन सा भाग है। तो बीड़ा में देखिए तार रहते हैं, ये तार जो है वाद्य यंत्र करते हैं। तबला में क्या होता है, तनत झिल्ली होती है एक है, और झिल्ली जो है वाद्य यंत्र करती है। ढोलक में भी ढोलक की एक खोल रहती है जो, उसमें यह वाद्य यंत्र करती है। बांसुरी में ये छेदे रहते हैं, छिद्र, वो वाद्य यंत्र करते हैं। झांझरा मंजीरा में छोटी छोटी प्लेटें रहती हैं, वो प्लेटें जो है इसका वाद्य यंत्र करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न 2 देखिए यहाँ पे है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक यंत्र कंपित होता है, ये वाक जो हम बोलते हैं है ना, वो कहलाता वाक यंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 3 है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ देखें तो पुरुषों की जो वाक तत्वों की जो लंबाई होती है, जो बोलते हैं उनकी लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, और महिलाओं की इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है, महिलाओं की वाक यंत्र की। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं। प्रश्न 4 देखिए, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियों को वो सुन सकता है। ठीक है, प्रश्न 5 है, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको किस में मापा जाता है? तो प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में। अब यहाँ जो प्रश्न 6 दिया है इसको देखें, तो इसमें दिया है कि धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाएं, अब उस पर छड़ी से क्या करें, चोट करें, फिर उसके पश्चात होने वाले अनुभव को लिखिए। तो यहाँ देखिए आपको ये बच्चा दिख रहा होगा, इन्होंने एक क्या किया है, एक धागे से एक प्लेट को यहाँ पे लटका दिया है और लकड़ी से क्या कर रहा है, इसको पीट रहा है ना। तो ये जो है कड़ाही पर ये चोट मारते हुए बच्चा आपको दिख रहा है, वैसे ही आपको क्रियाकलाप करना है, और फिर इस पे जो ध्वनि होती है उसको लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे हम, देखिए तो क्या किया, धातु की एक प्लेट लीजिए और इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर, जिस प्रकार से बच्चा लटका रहा है वैसे ही आपको क्या करना है, लटकाना है, और यह कि किसी दीवार को वो ना छुए, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लटकती रहे। अब इस पर किसी छड़ी से क्या करिए, चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छू करके देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? यह भी देखिए। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर के पकड़ लीजिए। क्या आप जब भी ध्वनि सुन पाते हैं, जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करता है या बंद कर देते हैं, तब कब सुन पाते हैं? इसे फिर से छू करके देखें, क्या आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? तो ये क्रियाकलाप जो दिया गया है, ऐसा आपको क्या करना है, ऐसा करना है। ठीक है, प्रश्न 7 दिया है कि चित्र सहित समझाएं कि ध्वनि का संचरण ध्रुवों में भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक बीकर में पानी भर दिया है, और पानी भरने पर इसमें क्या है, एक घंटी लेकर के हाथ से उसको बजाई है और ये कान से सुन रहा है। तो इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है कि ध्वनि जल में भी संचरित हो रही है, किस प्रकार से संचरित होती है, तो उसका भी यहाँ पे चित्र सहित उसको हमें क्या करना है, वर्णन भी करना है। तो यहाँ देखिए हम दिखा देते हैं, तो जो ये चित्र बना हुआ है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण ध्रुवों में किस प्रकार होता है। कोई भी ध्रुव हो, आप उसको सुनेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है ध्वनि इसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 देखिए, दिया है कि संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? एक संगीतमय ध्वनि होती है जो अच्छी लगती है, और शोर हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ देखें, हमें इस प्रकार से लिख देना कि जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं, ठीक है, वह ध्वनि हमारी संगीतमय ध्वनि, या अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं, वो शोर होता है। ठीक है ना, तो जिस ध्वनि को हम सुनना चाहते हैं वो संगीतमय ध्वनि, और जो अवांछित ध्वनि है उसे हम सुनना
नहीं चाहते। जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को हम क्या कहते हैं, संगीतमय ध्वनि कहते हैं, संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज में सुनना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह क्या कहलाती है, वह ध्वनि शोर बन जाती है। वैसे हम कहते हैं अरे बहुत शोर हो रहा, हल्ला हो रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो जो ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को क्या होती है, परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर जो है वो मुख्य कारण है। अत्यधिक शोर सुनने से भी जो है सुनने की शक्ति चली जाती है या इसके चले जाने का खतरा होता है। बढ़ता हुआ जो शहरीकरण है, इनमें परिवहन में रेल, वायु, सड़क या खनन के कारण शोर की जो समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। वह देखिए यहाँ पे विवाह, धार्मिक आयोजन, मेले, पार्टियों में लाउड स्पीकर का भी प्रयोग होता है और डीजे को भी चलाना, ये भी क्या है, ये भी ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है, ठीक है ना। ये ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न 10 देखिए, लिखा है कि मानव कर्ण यानी कान को नामांकित चित्र बना करके उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो यहाँ देखिए जो एक चित्र बना हुआ है मानव के कान का, ठीक है। इस प्रकार से ये बाहर का रहता है भाग और ये रहता है इसके अंदर का भाग रहता है और कान के नीचे ये एक लिक्विड भरा रहता है ना। तो इस प्रकार से हमें बता देना है। तो ये कान की जो है पटह रहती है और ये है आंतरिक कान, अंदर वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें चित्र कान का बना देना है और उसकी कान प्रणाली को देखिए। अब यहाँ देखो कान के जो बाहरी भाग की आकृति होती है वो फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है और जिसके सिरे पर एक पतली तन झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कर्णपल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपल्लव। और यह एक महत्वपूर्ण कार्य करती, यही कर्णपल्लव जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। तो ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान वाली जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके आज हम विज्ञान वाला जो पार्ट दिया गया है तो हम इसकी विज्ञान को देखेंगे, समझेंगे। और मैंने बताया था कि ये जो है इनके ये तीनों सब्जेक्ट मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो आज मैं देखूंगा, पढ़ूंगा पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें देखिए प्रश्न दिया है कि आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए या कारण लिखिए। तो इसमें होता है कि आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। आयनों की अनुपस्थिति में ही जो आसावित जल है उस जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसी का दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है कि दिए गए पदार्थ को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। तो ये देखिए इसमें चालक जो होते हैं तांबा, एल्युमिनियम और लोहा होते हैं। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये चालक होती हैं किसकी? विद्युत की। और कुचालक रबर और लकड़ी। आपने देखा हो कि रबर में या लकड़ी में करंट नहीं लगता, लेकिन तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इनमें करंट लग जाता है, तो ये चालक कहलाते हैं। इसमें मतलब विद्युत बह सकती है, इसमें विद्युत नहीं बहती है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबक सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक में द्रव विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़े लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। तो ये जो परिपथ यहाँ बना हुआ है या देखिए इसमें है, चित्र में द्रव जो रहता है विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित नहीं होने देता, इसी कारण समपरिक्षेत्र का जो परिपथ है यह पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि गीले हाथों में वैद्युत उपकरण को छूना खतरनाक होता है। कारण लिखिए। जब विद्युत का जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरण को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। हमें कभी भी गीले हाथों से स्विच या किसी भी तार को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे या क्यों करेंगे? कारण लिखिए। तो हम आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे, क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने अथवा चमक के लिए उन पर तांबे के, निकल अथवा क्रोमियम के लेपन किए जाते हैं। लेपन को अपन बोलते हैं परत चढ़ाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ का क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। इसका हमें परिपथ यानी चित्र भी बनाना है, किस प्रकार से लेपन होता है और इसको समझाना भी है। तो इसको देखिए। प्रश्न का उत्तर है कि इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट अथवा लगभग 100 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर तांबे की दो जो प्लेटें होती हैं उनको चाहिए पड़ता है। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लेकर इसमें चाय की 2 चम्मच भर कर के कॉपर सल्फेट को क्या करना है? घोलना है और परिपथ को पूरा होने पर इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित रहने दीजिए। तो ये देखिए, इसमें जो ये मैंने बनाया है आपको भी इस प्रकार से ये बना लेना है। ये बनाया है, तांबे की प्लेट है, तांबे की प्लेट है। इस प्रकार से ये पूरा एक बीकर बनाया गया है। इस बीकर में ये जो है यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है। तो विद्युत लेपन दर्शाता हुआ ये जो है यह परिपथ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि माचिस की खाली डिब्बियां विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे माचिस ली है। माचिस से मैं तार लपेट दिया है। तार लपेटने पर ये देखिए पूरा परिपथ बनाना है आपको। इस प्रकार से ये माचिस से ये तार, इस प्रकार से हमें ये लपेट करके पूरा परिपथ बना करके दिखा देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें इसी का। अब देखिए, जो ये प्रश्न क्रमांक 10 था उसमें पहले में खींचे गए परिपथ, जो परिपथ खींचा है उसका क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए स्थानों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो इसमें देखिए, हमने नींबू का रस डाला। तो नींबू का रस में क्या होता है? यहाँ लिखा है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है। यहाँ नहीं लिखिए, सुचालक होता कुचालक, यह लिखिए यहाँ पे। तो नींबू का रस होता है, यह जो है चुंबकीय सुई को दर्शाती है, हाँ लिखना। यहाँ ये सुचालक होता है। सिरका, इसमें हाँ ये भी सुचालक होता है। दूध में भी हाँ सुचालक लिख दीजिए। आसुत जल होता है जो होती है, इसमें यह चुंबकीय सुई नहीं दर्शा पाता है तो ये कुचालक होती है। आलू, यह आलू दर्शा सकता है, ये भी सुचालक होता है। और शहद जो होती है इसमें यह नहीं दर्शा सकता है, इसलिए इसको लिख दीजिए ये कुचालक है। तो इस प्रकार से हमने पाठ 1 से लेकर के और प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है, लिख भी लिया है। इनको अच्छे से लिख लीजिए और इनका बार बार अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये जो हैं इस प्रकार के प्रश्न मीन्स का परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी करके रखिएगा। और यदि आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखेंगे पाठ 15 कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हमारी प्रकृति में होती रहती हैं, उनके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण जो है उनका भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं? तो इसके बारे में हमें बताना है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। वो रिएक्टर रहता है, एक यंत्र रहता है, उसे मापा जाता है। और अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण जो है 7 से अधिक होता है। ठीक,
यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि तड़त से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। जब कोई तड़त होती है ना, ये अचानक प्रकृति में घटना घटती रहती हैं बरसात के मौसम में, तो सुरक्षा के उपाय तो हम क्या करें, गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और जो अंतिम गर्जन सुनने के बाद हमें सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए, कुछ देर वहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि फिर से भी गरज के साथ तड़ते जो होती है हो सकती है, इसलिए हमें उस स्थान से जल्दी नहीं भागना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 3 दिया गया है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट की ध्वनियाँ सुनाई देती है ना, तो उसको समझाइए किस प्रकार से, क्यों होती है। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खा करके आवेशित हो जाती है, और स्वेटर पर आवेश आने के कारण चिट-चिट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है, ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है कि भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भूकंप क्षेत्र क्या है या भ्रंश क्षेत्र, उसको भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है, तो यह क्या है। और भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम भी लिखिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां अधिकतर भूकंप आता रहता है। तो देखिए, भूकंप प्लेट की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी जमीन की प्लेटें हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में अति भूकंप क्षेत्र जो है कश्मीर में, पश्चिमी कश्मीर जो है वो पश्चिमी कश्मीर तथा केंद्रीय जो हिमालय है उसमें यह भूकंप ज्यादातर आते रहते हैं। प्रश्न 5 है कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो पृथ्वी की संरचना आपको इस प्रकार से बनाना है, अकेला गोला बस ही नहीं बनाना है, उसमें कुछ भाग इस प्रकार से अपन को उसमें दर्शाना है कि ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ देखें बाहर का हिस्सा इस प्रकार से जो रहता है ये भूपरपट्टी है। यहाँ देखें अंदर वाला थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, इसको प्रवार बोलते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे ये रेड दिखा देना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये है बाह्य क्रोड है, इसकी क्या है, बाह्य क्रोड। और अंदर वाला जो हिस्सा रहता है आंतरिक क्रोड है। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इस प्रकार से ये पृथ्वी की रचना है। प्रश्न 6 दिया है कि भूपरपट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है और विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देते हैं। तो जो भूपरपट्टी है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। और ये प्लेट जो है निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो इसके कारण भूपरपट्टी में भी क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई भी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 दिया है, इसमें है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेश गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जाता है। इस प्रयोग को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, आवेशित गुब्बारा दूसरी आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित तो करता है। प्रतिकर्षित माने उसको ढकेलना, बाहर फेंकना, है ना, क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश हैं। अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश हमारे जैसे एस मिल जाए, एन मिल जाए, ये सजातीय कहलाते हैं ना। परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारों को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को क्या करता है, दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, इसमें है कि आवेशों की पहचान करने के लिए आप क्या सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे और बिंदुवार इसको लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ देखिए, बोतल के मुंह की साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए, इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप लगाई जा सके, इस प्रकार का छिद्र बनाना है। और एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणित लंबाई और ये चौड़ाई दी गई है, 4 लंबाई और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की साइज की 2 पट्टियां काटिए और फिर इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। फिर गत्ते के ढक्कन पर पेपर क्लिप को इस प्रकार से लगाइए कि यह गत्ते के बिल्कुल लंबवत रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदुवार आपको यहाँ पे इनकी आवेशों की पहचान करना है, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, दिया है कि तड़ते चालक किसे कहते हैं।
तड़क चालक होती है तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं इसको भी सचित्र वर्णन करना है। तो तड़क चालक जो है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़क के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़क चालक एक छड़ होती है ना। तो जो हमारे भवन होते हैं ना, भवनों को किसी विभाग के निर्माण के समय उसकी दीवारों में से उससे भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरे को क्या करते हैं, वहीं जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान कर देती है जिससे धातु जो तड़क होता है उससे गुजरती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो है तड़क चालक, उसे कहते हैं तड़क चालक। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। तो यहाँ नंबर स्थिति दी गई है आ में कि यदि आप घर में हैं तो आप क्या करेंगे जब भूकंप आता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस मेज के नीचे आश्रय ले लें तथा झटकों को रुकने तक वहीं पर रहें। ऐसी ऊंचाइयों तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, तो वहां हमें नहीं रहना चाहिए, है ना। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं। अपने सिर का जो तकिया है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, ऊपर से तकिया भी रख लें, ठीक है ना। तो और देखिए यदि आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ रहा है तो क्या करेंगे। तो नंबर 1 हम करेंगे भवनों वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से हमें दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं, नहीं तो भूकंप आने पर क्या होता है, हम गिर जाते हैं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। तो हमें जो है ये सभी उपाय जब भूकंप आते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले और भी जो इसके अध्याय या इसके जो और विषय दिए गए हैं कक्षा 8वीं के, क्योंकि कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा है तो हमें सभी विषयों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 1 से 10 तक के प्रश्न दिए गए थे ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है ना। लाइक करने से क्या होता है कि मैं आपको और भी वीडियो इसी प्रकार से बना करके दूंगा और चैनल तो आप सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो 2 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं उसमें विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान है। तो उसमें से आज हम विज्ञान के पाठ 16 प्रकाश को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और जो इसके पहले वाले पाठ हैं उनकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं और वहां से उनको सभी पाठों को लिख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और गणित है, ये मीन्स के मेरिट परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक, और इनकी बाकी की तैयारी की वीडियो मैंने इस पर अपलोड की है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा। तो हम देखते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 1 को। देखिए, तो इसमें दिया गया है परिवर्तन के नियम लिखिए। तो जो हमारे परावर्तन के नियम होते हैं यह है परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो आर, इनके मान जो होते हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं। नंबर 2 है परावर्तन घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने वाले लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। इसमें 63 पैटर्न होते हैं। तो जो चक्षुष, इसका मतलब होता है कि जिनके जो नेत्र होते हैं उनको बहुत कम दिखाई देता है, तो वो हाथ से जो उसको स्पर्श करके लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है, ब्रेल कहलाता है, उसको ब्रेल पढ़ते हैं। उसमें 63 प्रकार के पैटर्न होते हैं, वो सब समझ लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें इसका। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। तो नेत्रों के लिए जो
प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। नेत्रों के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव अथवा सर दर्द होने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं और विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश की अपनी रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है। इसको आपको उदाहरण सहित इसको लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य को लिखिए। रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 शंकु और दूसरी शलाकाएं। इनके द्वारा अनुभव की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं, इन दोषों के निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मनुष्य में एक दृष्टि स्थिति जिसमें आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आने लगती हैं तो दृष्टि दोष कहा जाता है उसे। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस के माध्यम से किया जा सकता है। अगला प्रश्न अच्छे से आराम से, कुछ दिक्कत नहीं, थोड़े 2 मिनट को बच रह गए हैं, हम होगा काम। फिर हमें जो कछु करने हो, कछु नाश्ता पानी या कछु ऐसा थोड़ा सा वो रखो हो भाई तो उनको कर दीजिए खजूर को। ठीक है, तो थोड़े से दूध में डाल के 1-2 कछु थोड़े से उबाल दीजिए। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्रकाश का परावर्तन, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन। तो हमें इसमें ये दोनों चित्र बना लेना है। इसमें देखिए ये यहाँ पे हमारा दर्पण होता है, ये परावर्तन है, और इसका ये अपवर्तन, इसको ये आपतन कोण या विलंब कहते हैं। ये परावर्तन है और ये अपवर्तन है। और इस तरफ भी आपको ये इस प्रकार से ये चित्र बना लेना है। तो इन दोनों चित्रों को आप बना लीजिए और फिर इसमें लिख लीजिए कि ये देखिए पहले वाले में दिया गया है कि किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश का किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह परावर्तन है। और ये जो इस तरफ दिया है, यह परावर्तन के माध्यम से प्रकाश का एक दूसरे के पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदा समान होते हैं और इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण ये छोटे बड़े होते हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के माध्यम में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया कि हाँ, विस्तृत परावर्तन में जो परावर्तन है उसके नियमों का पालन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख बनाइए। तो आपको भी ये किरण आरेख इस प्रकार से बना लेना है। बस यह है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। तो आप इसको बना लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। तो इस प्रकार से मानव जो नेत्र है ये हमें ये लेंस वाला ये बनाना है। ये तो अपन से नहीं बनेगा, ये निश्चित ही बना लीजिए। और इसमें जो है इसके जो भाग दिए गए हैं ये सभी भागों को लिखना भी है, नामांकित करना है और इनके कार्यों को भी हमें लिखना है। तो ये देखिए इसमें लिखा, हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी भाग या बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह एक कठोर होता है ताकि यह नेत्र की आंतरिक भागों की दुर्घटना से उसका बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा इसका वर्णन भी लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि कैलाडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। जो कैलाडोस्कोप होता है उसका जो निर्माण होता है उनके बिंदु क्या क्या हैं वो हमें दर्शाना है। तो देखिए, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनने की धारणा का उपयोग
कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आपसे हम भी एक कैलाइडोस्कोप को बना सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो कैलाइडोस्कोप है, इसका उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षण बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं, तो वो कैलाइडोस्कोप कहलाता है। ठीक, इस प्रकार के हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक जो हमें प्रश्न दिए गए थे, सभी के हमने प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझ लिया है। तो जो इसमें जो सभी प्रश्न हैं आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ये मेंस का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इन्हीं 10 जो प्रश्न दिए हैं सभी पाठों की, इनकी तैयारी करके निश्चित ही रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद जो है मेंस का मेरिट परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।